नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एजाज अहमद आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल प्री 2020 की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम थर्ड माह शिफ्ट 3 के क्वेश्चन करने जाएंगे। शिफ्ट 3 के हमने हर शिफ्ट में हम 2 पार्ट में लेके आते हैं, पहला 1 से 12 तक और दूसरे पार्ट में 13 से 25 तक क्वेश्चन करते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि हम विथ डिटेल में क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको बेस भी पता चल पाए और ट्रिक के साथ भी आप क्वेश्चन कर पाए। तो आइए बिना किसी समय गंवाते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रखा है कि दी गई आकृति में AP और BP केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ये एंगल APB बराबर 62, तो आपको AQB का मान ज्ञात करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, कह रखा है APB यानी APB की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, तो ये 62 डिग्री दिख रहा है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, AQB। तो आपको पता है कि यदि ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। तो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये थीटा कितना होगा 62। अब 62 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 31, और 90 में से जब 31 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 59, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपका दिख रहा होगा कि ये A, O, B और P ये 4 एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है, और यहाँ से 2 टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो आप ये समझो कि आपको पता है कि यदि ये थीटा मैं लूँ, यानी एंगल P को मैं थीटा लूँ, तो जो एंगल O होगा हमारा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 180 माइनस थीटा। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपका आंसर यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये 180 माइनस थीटा होगा। और आपने एक थ्योरी पढ़ रखा होगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो 180 माइनस थीटा है और इसका जब आधा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, जो कि आपका ये वाला दे रहा, और यही आपको पूछ रखा। नेक्स्ट शिफ्ट में हो सके तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ से एक और क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना दे, मतलब 4 हो जाए, और आपका यदि ये एंगल पूछे और यदि ये एंगल दिया रहे तो आपका वो होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। तो आपको बस ये याद कर लेना है कि ऐसा फिगर आपको दिया रहेगा, और ये फेमस क्वेश्चन है। यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये होगा 90 प्लस थीटा बाई 2, और ये कितना होता है 180 माइनस थीटा। क्यों होता है इसके पीछे मैंने रीज़न बता दिया। यदि ये अच्छा लग रहा है, यानी ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर लाइक करें हमारे चैनल को और हमारे ऑप्ट एकेडमी को। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रखा है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर आपको 198 दे रखा है, तो कह रहा है कि उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। इसको करते हैं जो 2 तरीके से करते हैं। पहला तरीका कि आप x या 100 मान लो। तो x मानने में क्या है ना कि आप वो थोड़ा ओल्ड मेथड हो गया, तो आप x ना 100 मान लो, तो कोई भी संख्या आप 100 होती है। अब कह रखा है कि उसका 62% और 80% का अंतर, तो 80 और 62% का अंतर जो आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 18, और 18% की वैल्यू दे रखा है कितना 198, और यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 11। तो ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। अब कह रहे हैं इसी नंबर के यानी 1100 ही नंबर के आपका क्या निकालना है, 92% और 96% के बीच का अंतर निकालना है। तो 92% और 56, 4 60 और 32, 4 36 निकालना। तो आपका इसका कितना निकाल देना, 36% निकाल देना। और परसेंटेज हटाने के लिए आपको क्या करना, तो आप कर लो। आपका मल्टीप्लाई पता ही 11 का मेथड क्या होता है कि पहला डिजिट लिख लो, फिर दोनों को ऐड कर लो और फिर इसको ऐड कर लो, जो कि 396 आ रहा है, और जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। बात यहाँ पर देख कह रहा है कि उसी संख्या की, जब बात उसी संख्या की कर रहा है, जब कि इसमें कोई चेंजेस तो आ नहीं रहे, तो हमको 100 मानने की जरूरत ही नहीं है। हमको दिख रहा है कि 80 और 62 का अंतर कितना होता है, तो 18, और 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपको होगी 198। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू कितना निकाल सकते हो, तो 11। अब कह रहा है कि जब इसी के बारे में बात करें तो मैं नंबर क्यों एज्यूम करूं, फिर कह रहा है 92 और 56 के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 36, तो बस 36% की निकाल देना है, और 36% के लिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 11 और 36, और जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 396। उस हिसाब से भी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यहाँ पे एक्स करने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दी गई आकृति है और इसमें आपकी कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या है, तो ये होता है आधार बटा लंब। तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर अपन बेस, तो आपको सॉरी बेस अपन परपेंडिकुलर,
तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस फिगर में जो कि टीसीएस द्वारा पूछा गया, इसमें आपको ये कंफर्म ही नहीं है कि थीटा कहाँ है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। यदि मैं यहाँ से थीटा लेता हूँ तो ये आपको एक चीज ये पता होगा, ये 8 है, ये 17 है, तो ये क्या होगा 15। या आपको 888 पता ही होगा। नहीं पता होगा तो यहाँ से भी दिख रहा है कि इसमें 15 की छोड़ के कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये 15 ही होगा, क्योंकि ये 888 भी होता है। यानी कि आप इसका स्क्वायर करोगे और फिर इसका स्क्वायर करके और दोनों का ऐड करोगे और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पाइथागोरस का थ्योरम होता है। तो यदि मैं यहाँ पर थीटा लेता हूँ तो यहाँ पर होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा यानी कि 15/8 हो जाएगा, जो कि उस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यदि यहाँ पर एंगल P को मानता हूँ थीटा, तो यहाँ पे ये आपके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उस हिसाब से क्या हो जाएगा 8/15, और 8/15 किसमें दे रखा है, चौथे ऑप्शन में। तो अब यहाँ पे देखना है कि टीसीएस किसका कौन सा सही मानता है। वैसे टीसीएस ने 15/8 ही को टिक मारा है, तो इस हिसाब से उसने यहाँ पर थीटा ही माना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डीआई का क्वेश्चन है, और मैंने इससे पहले भी बताया कि आपको ऊपर वाला विवरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद डाटा देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एसएससी के पेपर में इतना सफिशिएंट है कि आपको डाटा और क्वेश्चन से मिल जाएगा। इसको पढ़ने में मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड या 15-20 सेकेंड लगेंगे, जहाँ से आपका टाइम आप बचा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन कह रखा है कि कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों से 4 गुना अधिक है। यानी वेतन के बारे में बात कर रहा है, और उनके अन्य जो 4 आय हैं, ओवर टाइम, बकाया, बोनस, विविध आय, इसका मतलब आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद इसका 4 गुना करना है, और आपको कंपेयर करना है कि वेतन से अधिक है या कम है। आइए बात ए की करते हैं। ए को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 55, यानी 5000, 3, 8, 8, 5, 13,000, और 500, 500, 14,000, और 14,000 का आप 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 56। और एक की आय कितनी है 52,000 की, जो कि उसे आय तो अधिक नहीं है, तो ये इस हिसाब से पहला नहीं होगा। अब बात करते हैं बी की, तो बी देख लेते हैं। 3, 3, 6, 4, 10, 10,500, और 10,500 का आप जब 4 गुना करोगे, 10,500 का 4 गुना कर लो, ये 400 और 5 के 20, 420, और ये 2 जीरो और लगा लो, यानी 42,000। और ऑप्शन आय कितना है 48,500, जो कि बी वाला क्या हो जाएगा, उससे अधिक है। सी से वैसे ही कर लेंगे, ये फिर हो जाएगा 2, 2, 4, 4, 4, 8, 1, 9, 9, 1, 10,000, और 10 का 4 गुना करोगे तो क्या होगा 40,000, और 40,000 से क्या है सी अधिक है, तो बी भी सही है और सी भी आपका क्या इस कंडीशन को फॉलो करता है। अब डी को देखते हैं, तो यहाँ से कर लेते हैं 15, 25, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, और 9 का 4 गुना करोगे तो कितना होगा 36, जो कि ये क्या है कम है, तो डी वाला भी क्या होगा नहीं होगा। ये बी और सी हो रहे हैं और ए भी नहीं हो रहा है। अब ई के बारे में बात कर लेते हैं, फिर वैसे ही कर लेते हैं। 2,000, 3,000, 3, 6,000, 6, 65 और 67, यानी 6700 का आपका 4 गुना करना है, तो 4 गुना कर लो, 6 चौके 24 और 7 चौक 28, 24 और 28 का करोगे तो ये हो जाएगा 268, यानी कि 26,800, और इससे ये क्या है अधिक है, तो इससे ये कम है, 25,000 इससे कम है, तो ये यहाँ भी ये नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन कितने सही हो रहे हैं, तो 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको इन चारों को डाटा को जोड़कर फिर इसका 4 गुना करना है, और इससे फिर कंपेयर करना है कि अधिक है कि कम, बस इस हिसाब से कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रखा है कि एक व्यक्ति ने अपने किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हो। तो कह रहे हैं कि उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि टोटल ट्रांजैक्शन में व्यक्ति को होने वाला प्रॉफिट परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो आपको कहना है कि पहले तो प्रॉफिट कहाँ से होता है, तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस से होता है, और ये कह रहा है कि 40% का लाभ हो रहा है, तो मतलब ये सिंपल है कि 100% आपका क्या हो जाएगा, तो ये सीपी हो जाएगा, सीपी 100% हो गया। अब कह रहे हैं जिससे उसे 40% का लाभ हो, तो यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 140% हो जाएगा। सॉरी, उसने इस प्रकार मूल्य अंकित किया यानी कि वो मार्केट प्राइस कर रहा है कि जिससे उसे प्रॉफिट हो कितने का, तो ये 140 हो गया। कह रहा है कि लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया, मतलब इस पर छूट किस पे दे रहा है, तो इस पे दे रहा है। और आपको पता है कि ये चीज कोई अपनी चीज आप में क्या होती है 100%, और इसको एक जीरो यदि इधर से निकालो, यानी 3 डिजिट है, कोई भी डिजिट है उसका पहला डिजिट आप निकालोगे तो वो 10% होता है, तो 10% 14, तो 20% कितना हो जाएगा 28, तो 28 आपको निकालोगे तो वो सेलिंग प्राइस कितने पे बेच रहा है, तो 112 पे कर रहा है। तो
तो अब कह रहे हैं इस पूरे लेन देन में कितना लाभ है, तो 100 रुपये तुम्हारा कास्ट प्राइस है और बेच कितने का रहे हो, तो 112 रुपये का, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12 का। अच्छा, तो ये 100% पे ही कैलकुलेट कर रहे हो तो आंसर भी कितना हो जाएगा 12%, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। और जब से टीसीएस ने ये पेपर स्टार्ट कर दिया है तो पहले क्या होता था कि एसआई के क्वेश्चन अलग आते थे, सीआई के क्वेश्चन अलग आते थे। अब मैक्सिमम टाइम एसआई और सीआई का कॉम्बिनेशन करके देख रहा है। और इसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पे कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 रुपये हो जाती है। कह रहा है कि सेम प्रिंसिपल यानी कि सेम धनराशि से सेम रेट पर सेम टाइम के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। और जो कि आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वो एनुअली यानी वार्षिक होगा। तो बात करते हैं पहले वाले पे, कई मेथड से करेंगे क्वेश्चन। आइए पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड ये है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको पता है कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 यानी कि PRT/100। वहाँ से आप लगा सकते हो। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है और सिंपल इंटरेस्ट अंत में कितना रुपया हो जाती है, तो 1200 हो जाती है। यानी आपको जैसे पता है कि SI बराबर क्या होता है, तो PRT/100 होता है। तो और आपका SI कितना दे रखा है, तो 1200 रुपया दे सका है। अब कह रहे हैं कि रेट कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट कितना दे रखा है, तो रेट दे रखा है 5%। और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 3 साल के लिए। भाई आप 100 कर लो। जैसे ही ये करोगे तो ये होगा 5 ते 15, 15 8 120 और यहाँ पर 800 और इधर आएगा तो 8000। यानी कि प्रिंसिपल आप कितना निकाल रहे हो यहाँ से, 8000। अब यहाँ से एक प्रिंसिपल फाइंड आउट होगी आपका 8000। एक तो ये तरीका होगा जो PRT/100 करने के लिए। अभी इस दूसरे मेथड से भी आएंगे। अब यहाँ से आ रहा है, अब कह रहा है कि सेम रेट से, यानी रेट कितना रहना चाहिए, 5% ही रहना चाहिए और समान अवधि यानी कि टाइम भी कितना होना चाहिए, 3 साल। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने पिछले वीडियो में तीन तरीके से मेथड बताया था। पहला तरीका रेशियो मेथड से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ट्री मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। और थर्ड मेथड मैंने किससे बताया था, परसेंटेज मेथड से। तो आइए सबसे बेस्ट मेथड मैंने बताया था कौन सा होता है, वो रेशियो मेथड। यदि आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा सकते देख सकते हैं। अब कह रहे हैं मैंने 5% रेट है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/20। और आपको पता है ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और एक इस पर दोगे तो पहले साल 20 होगा और ब्याज हो जाएगा 21। अगले साल भी सेम क्वांटिटी ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये, और यहाँ से जैसे ही करोगे तो ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, कि ये हो जाएगा प्रिंसिपल 8000 और ये इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 9261। ये 20 का क्यूब होता है या 21 का क्यूब होता है। तो आप बात किया जाए कि प्रिंसिपल 8000 है और अमाउंट 9261 है, तो यदि इसका CI ज्ञात किया जाए तो CI कितना हो जाएगा, तो 1261 रुपया। अब बात ये आ रही है कि प्रिंसिपल कितना है 8000 और इसके अकॉर्डिंग भी कितना है 8000। चूँकि 8000 बराबर 8000 तो 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। इसलिए CI भी कितना हो जाएगा 1261 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। एक तो ये तरीका मेथड हो गया। दूसरा तरीका कि हम इसको SI याद करने के लिए मुझे इतना याद करना नहीं पड़ा, मैं उसको ओरली कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ ये देखिए। यदि बस इतना ध्यान देना आप कि रेट और टाइम का जो मल्टीप्लाई होता है वो कभी भी कौन सा होता है, SI होता है। अब यहाँ से देख लो आप, रेट कितना दे रखा है 5 और टाइम कितना दे रखा है 3 साल। और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15 और 15 ही क्या है हमारा SI है। और ये SI मतलब यूनिट की वैल्यू में ले रहे हैं। और 15 की वैल्यू कितना दे रखा है 1200 और 15 की वैल्यू जब 1200 से कंपेयर करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 80। और आपको पता है कि हर एक चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। और 100% अपने आप में एक्चुअल वैल्यू होती है। और इसमें पूरे एक्चुअल वैल्यू क्या है, आपकी मूलधन है। तो इसमें 2 जीरो आप चिपका दो यहाँ से, और जबकि आपका प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा 8000। फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब गोलार्ध के बारे में बात कर रहा है, यानी गोला के आधे के बारे में बात कर रहा है। अब इसका कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। और आपको इसमें कुछ नहीं, इसमें तो मेंसुरेशन का है और इसमें आपको क्या जरूरत पड़ती है, तो फार्मूले की जरूरत पड़ती है। आपका फार्मूला तैयार है तो आप तुरंत क्वेश्चन कर जाते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2πr²। बस आपको पुटअप कर देना है 2 और 22/7 आपका पाई की वैल्यू होती है। और रेडियस कितना है, तो 7 × 7 और यहाँ से एक 7 से एक 7 चला जाएगा।
और ये हो जाएगा 7 दूनी का 14, और इसमें 22 में 2 है ना, 2 × 11, 14 दूनी का 28, और 28 गुणे 11 कर लो तो ये हो जाएगा। आपको 11 की डिविजिबिलिटी आपको मल्टीपल मेथड पता होता है, इसलिए आसान मेथड होता है। फिर ये 8 कर लो, दोनों का ऐड कर लो 10, और फिर लास्ट वाले में से एक ऐड कर दो 308, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस फार्मूला पता है तो आप तुरंत कर जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अलजेब्रा का क्वेश्चन है और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं, आपको एक फार्मूला पता होगा कि a² - b² का फार्मूला होता है पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। आपने खूब मेथड लगाए रखा होगा 9th 10th 11th 12th में, बस वही आपको करना है। अब बस आप कर लो, पहले में जोड़ दो, यानी कि इसको और इसको जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो इसके अंदर का सिंबल तो चेंज नहीं होगा, a और a, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस b माइनस b कैंसिल, माइनस c प्लस c कैंसिल, प्लस d माइनस d कैंसिल, यानी कि पहले वाले पार्ट से हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ 2a मिल रहा है। अब नेक्स्ट वाले में यानी माइनस करना है, यानी कि अंदर का सिंबल क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि माइनस a हो जाएगा, यहाँ पर प्लस b हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, प्लस d हो जाएगा। ये सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, यदि आप जितनी जल्दी आपको जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी होगी। अब सिंबल चेंज करना है, a और माइनस a कट गया, प्लस b 2b, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे 2b, माइनस c माइनस का 2c, और ये प्लस का d और प्लस का d यानी प्लस का 2d। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है, इसको जैसे ही बाहर निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4a और यहाँ से होगा b - c प्लस d, b - c प्लस d। आप देख लो कौन सा है 4a इसमें और इसमें, यानी कि सेकेंड और थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, और b - c प्लस d के बारे में बात कर रहा है, b - c प्लस d, यानी c को क्या किया है इसने पीछे कर दिया और d को पहले कर दिया, जहाँ से भी ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 5 सम संख्या और शामिल कर ली जाए, मतलब 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं, तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। एसएससी सीपीओ में भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया था, और इसमें आपको टर्म में बताना होता है, m के टर्म में बताना होता है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन का बेस्ट मेथड क्या है। एक तो तरीका है कि आप पहले x मान लो, फिर x का कंपेयर फिर m से करो, यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल हो जाएगा, जो काफ़ी लेंदी हो जाता है। वो तरीका भी हो जाता है जिसमें आपको थोड़ा टाइम टेकन लेता है। मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ कि आप डायरेक्ट m से लो और तुरंत आंसर आपका आ जाता है। तो कह रहे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि औसत क्या था। औसत यानी m, यानी बीच वाली संख्या। जब 5 संख्याएं बात होगी तो सिंपली बात है कि तीसरी संख्या जो होगी वो आपका क्या होगी, वो औसत होगी। 2 संख्या इधर, तीसरी, यानी ये वाली संख्या आपकी क्या है, तो यही आपकी क्या दे रखा है, m दे रखा है। अब कह रहे हैं अगली 5 सम संख्या और शामिल कर ली जाती है, यानी 5 आपको और शामिल करना है इसके आगे, यानी 1 2 3 4 5। अब इसमें आपको और 5 संख्याएं शामिल करनी है। अब कह रहे हैं कि पूरे 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। बाय द वे मैं आपसे पूछूं कि यदि आपको ये चीज़ें पता नहीं हुआ तो 10 संख्याओं में आपको औसत ज्ञात करना है। तो आपको बात करना है सम संख्याएं जब हो जा रही हैं तो आप क्या करोगे कि इधर से 4 ले लोगे और इधर से 4 ले लोगे, यहाँ से 1 2 3 4। अब इन दोनों संख्याएं भी तो बराबर ही है, यानी आपको पता है कि इधर से 5 ले लेंगे और इधर से भी 5 ले लेंगे, और इसके बीच वाली जो संख्या आएगी यही हमारी क्या होगी, एवरेज होगी। अब इस बीच वाली संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। अब कह रखा है आपको क्या है, सम संख्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है। सम संख्या यानी कि 2 2 के, पहले 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे के। तो यानी यहाँ पे m है तो अगली संख्या क्या होगी यहाँ पे, तो m+2 होगी। बात समझना आप। फिर यहाँ से मैं आपका पूछूं तो आप कहोगे कि यहाँ पे हो जाएगी आपकी m+4 हो जाएगी, और यहाँ पे मैं पूछूं कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे m+6 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, हमको इसी के बीच में ज्ञात करना है, m+4 और m+6 के बीच में क्या आएगा, तो आप खुद ही कहोगे कि m+5 आएगा, और m+5 ही आपका क्या आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए ये बताने में बस तरीका लग रहा है, हमने देखा कि इसका एवरेज 5 होता है। अब जैसे ही पूछा 10 संख्या तो हमको पता है कि 5वीं और 6ठी के बीच में वाली संख्या होगी। अब कह रखा है कि ये इसका m है तो 2 हो जाएगा 4 और 6, यानी कि 4 और 6 के बीच में क्या होगी, m+5 हो जाएगी। यदि आपको x मेथड भी जानना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसका अगली बार वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 DI का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कह रखा है कि निम्नलिखित तालिका के अनुसार
40 से 60 वर्ष की आयु वाले कितने रोगी थे। अब बात कर रहे हैं कि 40 से लेके 60 वाले, बट इसमें लिख रखा है ये 40 से कम है, ये 50 से कम है, ये 60 से कम है। अब बात यहाँ पे दो तरह की डाटा की होती है। पहला डाटा हम यहाँ से कर सकते हैं कि 40 से 60 के बीच में पूछ रहा है, तो 40 से 60 के बीच में तो यहाँ से 29 45 है और इसमें से गैपिंग करेंगे और 45 में से 29 जैसे ही गैपिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये, और जो कि आंसर भी है। एक तो तरीका ये हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 से 60 के बीच में आपको पूछ रहा है रोगी की संख्या। 40 से 60 के बीच में कितने रोगियों की संख्या होगी, तो ये होगी 16। 45 और 29 के बीच में के नंबर आप कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 16। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अब ये 16 क्यों है, ये बता दे रहा हूँ। क्योंकि अब मैं कहूँ कि 1 से 10 से कह रहे हैं 10 से कम के कितने हैं 11 और 20 से कम कितने हैं 15। तो आप ध्यान से सोचना, यदि 20 से कम के बारे में बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें 10 वाला भी तो इंक्लूड है ना। यदि मैं सिर्फ कर दूं कि सिर्फ 20 से कम यानी 10 और 20 के बीच की संख्या है, तो 15 में से आप 11 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। और यही कह रहा है कि 40 और 60 के बीच में, तो यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रखा है कि एक विद्यालय में विभिन्न संकायों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है। मतलब आपका ये डाटा दे रखा है और क्वेश्चन कह रखा है विज्ञान या व्यावसायिक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है या, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे या के मीनिंग आप ऐसे रख ली DI में कि प्लस होता है, यानी विज्ञान और व्यावसायिक को दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्यों करना है, हम DI चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बात आ रही है विद्यार्थियों, यानी कि आपको बॉय एंड गर्ल दोनों लेना है। बॉय यानी लड़के और गर्ल मतलब लड़कियाँ भी लेना। अब कह रहा है विज्ञान और व्यवसाय, तो विज्ञान के ले लो 35 और 18, तो ये हो जाएगा आपका 53 और व्यावसायिक हो जाएगा 30 और 10 40, यानी टोटल हो जाएंगे आपका 93। और टोटल में लेना है आपको, यानी कला और वाणिज्य का भी जोड़ना पड़ेगा। तो 93 और यहाँ से जोड़ लो 47, 140, 140, 180 और 180 यानी 18 4 22, 200 240 और 5 5 250, यानी कि आपको कितना निकालना है, 250 निकालना है। और चूंकि परसेंटेज में पूछ रहा है कि आपको, तो आपको 100 लगाना पड़ेगा। एक तो तरीका आप एग्जैक्ट निकालो और दूसरा तरीका मैं थोड़ा रफली सोचता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप रफली जैसे ही सोचते हो तो नियर अबाउट आपका लगभग आ जाता है। और गैपिंग भी देख रहे हो 25 50 37 93 का आ रहा है। और ये इन चीज़ों में यदि आप पॉइंट से मल्टीपल यानी एग्जैक्ट निकालने लगो तो काफ़ी टाइम लगता है। और DI के मैं क्वेश्चन में ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ा सा रफली एक बार ज़रूर सोचो। चूँकि हमको 93 लाना है, तो आप ये देखो 250 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 25 हो जाएगा। मैं कहूँ यहाँ 30% कितना होगा, तो आप कहोगे कि 75 होगा। और मैं कहूँ यदि यहाँ से 40% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 हो जाएगा। और 75 और 100 के बीच में ही कहीं ना कहीं 93 आता है। तो हमारा आंसर भी कितने के बीच में आएगा, 30 और 40 के बीच में। तो आप देखो 30 और 40 के बीच में बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है 37.2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। और तुरंत आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यदि आप 37.2 यहाँ पर करें तो काफ़ी थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ये बताने में लग रहा है। नहीं तो मैं सोचूं 25 75 100 यानी 30 और 40 के बीच में आ रहा है, सेकेंड खटाक। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दी गई आकृति में AP ट्रायंगल BAC को समद्विभाजित करता है, यानी AP BAC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। अब कह रहा है यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और कह रहा है AC की भी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो और कह रहा है BP बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला आपका कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है CP, यानी ये आपको फाइंड आउट करना है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी बता रखा था कि ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आपको जितना अच्छा थ्योरम याद है उतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर जाते हो। तो आपको इसमें थ्योरम है, और मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो और थ्योरम आपको पता नहीं है, तो यदि थ्योरम आपको पता चल रहा है वहाँ से उसके माध्यम से, तो ज़रूर कहीं एक नोटबुक पे आप एक बार लिख लो, क्योंकि कभी आप इस याद करते फिर भूल जाते हो। जैसे मेंसुरेशन में होता है फार्मूला, वैसे इसमें थ्योरम होता है। अब इसकी थ्योरम क्या है कि यदि कोई ट्रायंगल, यदि वो उसको समद्विभाजित करता है, यदि कोई ट्रायंगल उसका एक लाइन समद्विभाजित करता है, तो उसकी जो संलग्न दो भुजाएं हैं उसका जो रेशियो होता है वो तीसरी भुजा के संलग्न के तीसरी भुजा जो है उसके रेशियो के बराबर होता है। एक बार और, एक कोई ट्रायंगल है और उससे को कोई एक एंगल यानी कोई एक
लाइन उसको समद्विभाजित करती है कोई एंगल को, तो उसके सामने से जो दो सटी भुजाएं हैं यानी दो संलग्न भुजाएं हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी तीसरी भुजा को जो बराबर भागों में बांट रही है उसके रेशियो में तोड़ता है। तो यानी कि ये 4 और 6 को मैं कहूँगा तो ये कितने रेशियो में तोड़ेगा, तो 2:3 में। आप ये देखो, ये रेशियो है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आपको पता है कि कंपेयर करना ही है। तो 2 की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू 3 के बराबर आपके क्या है, 1 की वैल्यू 1.5। आप ऐसे कर लो, 2 की वैल्यू 3 तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। आपको निकालने कितने हैं 3 की, और 3 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड से है। ऑप्शन नंबर 25 कह रखा है कि तालिका में दिए गए अंक के आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 20 से अधिक, तो 20 और ये 20 से अधिक, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ऐड करना है। तो कर लो, 6 3 9 9 19 25 सॉरी 28 28 4 32 10 42 42 आपको ज्ञात करना है। हाँ सॉरी 42, और ये टोटल के बारे में बात कर रहा है तो आप इसको भी कर लो। 42 18 ये हो जाएगा 60, और 60 और 25 60 25 75 85 85 5 90 100, यानी आपको निकालना है 100 पे ही निकालना है। तो जब 100 पे ही निकालोगे तो आंसर भी कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन है, परसेंटेज ज्ञात करना है। आपको जितना अच्छे से परसेंटेज आता है यानी कि इसका है, और टोटल का ज्ञात करना है। टोटल यहाँ पर आ रहा है 42 और टोटल यहाँ से निकालना है, और यहाँ पर 100%। आज के लिए बस इतना ही। चूँकि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल ऑप्ट एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चूँकि आपको पता है ये चीज़ें कि एसएससी ने अपना कैलेंडर इशू जारी कर दिया है। कैलेंडर नहीं, आपका शेड्यूल एग्ज़ाम जो कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हुआ था, तो उसके लिए हमने जो स्पेशल मैथ होता है तो वो चीज़ें भी मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ परसेंटेज की। जिसका वीक है वो पढ़ सकता है, और उसके साथ ही साथ मैंने जियोग्राफी के भी सर अनुसर ला रहे हैं, उसकी 1500 क्वेश्चनों का कलेक्शन, यदि आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।